असदुद्दीन अवैसी इतना ईमानदार है जितना जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है? नहीं, इतना ईमानदार तो नहीं बोल सकते जी। वेरी गुड, थोड़ा तालियां मार दो यार। माना इन्होंने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे जी और 6 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बंदे के पास कितनी दौलत है भाई? असदुद्दीन अवैसी के पास कितनी है पता है? असदुद्दीन अवैसी वो शख्स है जो वो और उसका बाप किराए के मकान में रहता था और आज उसके पास 2 लाख करोड़ से ज्यादा संपत्ति है, मूवेबल इमूवेबल। ये बोला जाता है, ये बोला जाता है लोगों में। अगर ये बात सच नहीं है या झूठ है तो उसकी जांच क्यों ना हो जाए? एक व्यक्ति जो पार्लियामेंटेरियन है उसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी मिलते होंगे गवर्नमेंट से मंथली, तो साल भर के 60 लाख हुए 5 लाख से। 5 साल के कितने हो गए? 6 5 30, 3 करोड़ है। तो उसके पास उसकी बेटी की शादी करने के लिए एट ए टाइम 10 करोड़ कहाँ से आ गए? अब लोग बोलते हैं कि लोगों के चंदे पे, खुद बोलता है लोगों को बोलता है कि तुम अपनी बेटियों की शादी चाय पानी पे करो और अपनी बेटी की शादी खाली रस्म कराता है ऐसी लिविश लाइफ स्टाइल में जहां पर लोगों की आंखें चौंक जाएं। अब रही बात दूसरी, यही असद अवैसी जब किसी भी मुसलमानों के नेतृत्व की बात करनी होती है तो ये सिर्फ भड़काता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा मंच। युवा मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन बिल के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं इनसे। हाँ जी सर, जैसे कल नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, नागरिकता संशोधन बिल हिंदुस्तान में जो पास हुआ है जी, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, कारण है। जैसे कि इंडिया की बाउंड्रीज है, इसको थोड़ा ज्योग्राफिकल सिनेरियो में भी समझना चाहिए जी। बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, बर्मा का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, नेपाल का हो गया, अलग अलग कंट्रीज के बॉर्डर हैं और इस हर सिक्के के 2 रुख होते हैं। ठीक है। अब ये बातों को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है अब्दुल्ला बिन अली अहमद। मैं पेशे से जुडिशियल ऑफिसर हूं, टीचर हूं, कोच हूं, फिजियोथेरेपिस्ट हूं, योगा सिखाता हूं। और योगा में जो है ना, मुसलमानों के जहनों में एक ऐसा चीज़ डालेगा, योगा हिंदुओं की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। योगा इस्लाम में भी है और सनातन सभ्यता की एक बेहतरीन देन है। और ये जो सनातन सभ्यता है इसका ताल्लुक भी इस्लामी लाइनेज से ही है जी। अब रही बात ये एनआरसी बिल के बारे में जो बात बोलना चाह रहा था, वो ये है कि देखिए 1971 के बाद जिस तरह से बांग्लादेश को हमने एक ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ करके हमने बांग्लादेश बनवाया, बांग्लादेशियों को उनका एक मुल्क दिया। अब उसके बाद ये हुआ कि दुनिया भर में इंटरनेशनल रेफ्यूजीज तो रहते हैं, लेकिन हमारे देश की बहुत ज़्यादा संख्या होने की वजह से अब हमारी गवर्नमेंट ने इस बिल को लाने की कोशिश की है। ठीक है, ये बिल आ भी जाएगा और पास भी हो जाएगा। मैं समझता हो गया, आज मैं देखा नहीं था लेकिन हो गया जी। लेकिन जरूरी था भाई। लेकिन इस बात में बहुत सारे लोगों को जो है ना, यानी कि कंफ्यूजन है, किसी को डर है। तो वो कंफ्यूजन क्या है, डर क्या है और उसका फायदा क्या है, ये भी सुन लिया आप जी। बताइए। कंफ्यूजन और जो डर जो है वो ये है कि कुछ जहाँ पर एनआरसी बिल जैसे कि दूसरे कंट्रियों में हुआ है उसमें जो ना एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट भी किया गया जी। तो लोगों के ध्यान मन में ये बात है कि कहीं हमें भी टारगेट ना किया जाए। जैसे कि इस बिल में 1-2 बातें ऐसी क्लियर हैं जो कि समझनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर हिंदू समाज के दरमियान में खड़े के एज ए मुस्लिम अगर इनकी सिर्फ हाँ में हाँ मिला दूँ तो दोगलापन है जी। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं जो बात सत्य पे आधारित है वो समझाऊं और बताऊं तो ईमानदारी होगी। तो आप वही बताओ जो ईमानदारी है। देखिए, हमारे देश में सबसे पहले इस बिल की जरूरत है, इसलिए है कि हमारे देश की जो है ना बाउंड्रीज ऐसी नहीं है कि जो 10-10 फीट की फेंसिंग की हुई या 10-10 फीट की दीवार उठाई दी है। ओपन बाउंड्रीज भी है जहां पर तकरीबन मैं समझता हूँ बांग्लादेश का तकरीबन मैं समझता हूँ 1200 या 1500 किलोमीटर का जो विड्थ बेल्ट है वो पहले जो ना खुला था, बहुत बड़े पैमाने पे खुला था, जहाँ पर जानवरों की तस्करी होती थी, स्मगलिंग होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर है। चाइना को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए और हमारे नेपाल को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए। तो इन सब में कई ऐसे हो सकते हैं जो घुसपैठिए हैं जो देश के वातावरण, देश के हालात भी खराब कर सकते हैं। तो क्या हम लोग, हमारा मुल्क क्या इस काम को जांचे नहीं कि भाई देश में कौन सा देश का नागरिक है और देश के बाहर वाला कौन है? ठीक है। अब रही बात ये कि ये बिल मेरी अपनी नज़र में ईमानदारी और इखलास के साथ अगर इस बिल पर काम किया जाए, जिसमें सारे देश के, भारत देश के तकरीबन 4000 MLA हैं और तकरीबन 1000 के करीब MPs हैं, राज्यसभा लोकसभा के, इन सबको पहले प्रॉपरली गाइड करें, इनको इंस्ट्रक्शन दें कि भाई ये आपके एरिया का वोटर है और ये देश की ये सेवा कर रहा है और ये इनकी पत्नी है। ये बंदा जो देश की सेवा किया, जिसे जंग लड़ी, इसका नाम वोटिंग लिस्ट से गायब, एनआरसी फॉर्म से गायब और इसको डाल दिया गया कॉन्सेंट्रेटेड कैंप में। और उनकी पत्नी देखती रह गई, भाई ये तो इनको तो देश की सेवा करने के लिए, जंग लड़ने के लिए इनको तो अवार्ड दिया गया और ये कैसे जेल में भाई? तो इस बिल में वो खतरनाक बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप बोलोगे भाई ये कंप्यूटर लैब्स है, लेकिन कंप्यूटर लैब्स के चक्कर में तो वो तो चले गए जेल में।
ये ओपन जेलें होंगी जी। हाँ, अब रही बात, दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर, जैसे कि आपके लैटिन अमेरिका हो गया या यूरोपियन कंट्रीज है, सुन लीजिए, वहाँ पर ऐसा भी होता है कि गुंतानामो जेल है या अफ्रीकन कंट्रीज में जो है ना, वहाँ पर लोगों को जो है ना जब जकड़ डाल दिया जाता है, आदमी औरत बच्चों को, तो उनके साथ जो उत्पीड़न हो सकता है, इस बात से दुनिया की कोई भी एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स कमीशन इनकार नहीं करती जी। तो इन सब चीज़ों को कॉन्क्रीट मेथड पर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि कॉन्क्रीट मेथड पर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाते हुए सबके लिए एक काम करें। एक अच्छी बात इसमें यह है कि सारी दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू यानी कि हिंदू प्रजाति अगर कहीं रहती है तो हिंदुस्तान में। हाँ जी, यही है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंद से मुझे अच्छाई, भलाई और खैर की महक आती है, हमारे धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है। तो ये पहले समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं ना, वो सुकून में, अमन में रहने वाले खुशकिस्मत लोग हैं, जहाँ पर मैं समझता हूँ दुनिया के सबसे ज़्यादा आलिमों की जो तादाद है यहाँ पर होगी, दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदों की तादाद यहाँ पर होगी। लेकिन यहाँ के मुसलमानों को एक बात का डर है, उस डर को निकालने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या वो डर वास्तव में सही है, उसके ऊपर जांच करनी चाहिए। आप जैसे मीडिया के वो चैनलों को और जो वो यूट्यूबर्स को जो निष्पक्ष होकर के काम कर सकते हैं जी। जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड चैनल्स है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बहुत सारी बातों का प्रोपेगेंडा करते हैं, जहाँ पर रियल इश्यूज होते हैं उनकी इश्यूज के ऊपर काम नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर आज हमारे देश का युवा जो है बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट उस काम में सक्सेस हुई है, ना तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे मोदी जी की बहुत सारी कामों में जो है ना उनकी आलोचना की जाती है, लेकिन कई काम ऐसे हैं जिनकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं करते। असदुद्दीन अवैसी एक ऐसा बंदा है जो हर बात में मोदी योगी अमित शाह बोलता है, ठीक है। ये पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में ये जाकर के इतनी बातें करता है। मैं इनसे आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जो युवा मंच है आपका, कि असदुद्दीन अवैसी इतना ईमानदार है जितना जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है? नहीं, इतना ईमानदार तो नहीं बोल सकते। वेरी गुड, थोड़ा तालियां मार दो यार। माना इन्होंने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे जी और 6 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बंदे के पास कितनी दौलत है भाई? असदुद्दीन अवैसी के पास कितनी है पता है? असदुद्दीन अवैसी वो शख्स है जो वो और उसका बाप किराए के मकान में रहता था और आज उसके पास 2 लाख करोड़ से ज्यादा संपत्ति है, मूवेबल इमूवेबल, ये बोला जाता है। लोगों में अगर ये बात सच नहीं है या झूठ है तो उसकी जांच क्यों ना हो जाए? एक व्यक्ति जो पार्लियामेंटेरियन है उसको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी मिलते होंगे गवर्नमेंट से मंथली, तो साल भर के 60 लाख हुए 5 लाख से, 5 साल के कितने हो गए? 6 5 30, 3 करोड़ है। तो उसके पास उसकी बेटी की शादी करने के लिए एट ए टाइम 10 करोड़ कहाँ से आ गए? अब लोग बोलते हैं कि लोगों के चंदे पे, खुद लोगों को बोलता है कि तुम अपनी बेटियों की शादी चाय पानी पे करो, और अपनी बेटी की शादी खाली रस्म कराता है ऐसी लिविश लाइफ स्टाइल में जहाँ पर लोगों की आंखें चौंक जाएं। अब रही बात दूसरी, यही असद अवैसी जब किसी भी मुसलमानों के नेतृत्व की बात करनी होती है तो ये सिर्फ भड़काता है, उनको रिप्रेजेंट नहीं करता। ये प्राइम मिनिस्टर हो मेरा, इससे मेरे कुछ भी मतभेद हो, ये प्राइम मिनिस्टर है। कुरान बोलता है कि इसका रिस्पेक्ट करो, कुरान बोलता है, मैं नहीं। मेरे और आपके बाप की जागीर नहीं है कुरान। कुरान जो है ना भगवान का वो ग्रंथ है जो सारे ब्रह्मांड के लिए आया, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए नहीं, सारों के लिए। लेकिन हमारे कुछ हरामलादों ने कुरान को आलिमों के लिए, मुसलमानों के आलिम और मुसलमानों के इमामों और हाफिजों का कॉपीराइट एक्ट बना के रखा है। ये अवैसी जैसे गद्दार हैं देश के, जो कुरान के बारे में दुनिया को ये नहीं समझाते, बताते कि ये कुरान हमारा ही नहीं सारे ब्रह्मांड का है, ठीक है। अब यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी के बारे में फिर एक बार ये बात बोलूँ मैं कि वही शख्स जो देश के बारे में, मुसलमानों के बारे में इतने नाटक करता है, बाबरी मस्जिद के बारे में बोलता है कि आई वांट माय बाबरी मस्जिद बैक, और 11 को बोलता है कि मैं और संदीप पात्रा हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा मानेंगे। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? बड़ा सर्वोच्च अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। जब मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद, मेरे नबी जब उस पर लानत भेज रहे हैं तो मैंने भेजूं? क्यों भेजूं लानत? इसलिए क्योंकि वो 11 को बोलता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ है, और 13 को बोलता है आई वांट माय मस्जिद बैक। अब असद सुन, तू ये बात सुन, और सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सभी जात के लोग ये बात सुन लीजिए प्लीज। 13 तारीख को, 11 तारीख को इसने बोला था हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे, और 13 को इसने क्या किया? इसने वो जलील हरकत कर दी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लानत है ऐसे झूठों पे। मुसलमान डरपोक हो सकता है, बखील हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। ये झूठा है,
ये झूठा है, पहले आप माने और मनवाए सारी दुनिया को। तो कुछ लोगों ने तो असम में मतलब मोदी और अमित शाह के पुतले भी फूके हैं एनआरसी का बिल पास होने की वजह से। ये धर्म कट्टरपंथी जो लोग होते हैं ना, उन लोगों ने किया है। अब आप असम के उसको देख लीजिए, एक सांसद है, उनने ये बोला कि हम मतलब वहाँ के सीएम ने बोला कि जिसके परिवार में 2 बच्चों से ज्यादा होगा हम उसको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। उन्होंने ये बोला था, उन्होंने बोला हमें सरकारी नौकरी चाहिए ही नहीं, हम 4 बच्चे पैदा करेंगे और आने वाले टाइम में हम वोट की वजह से हम फिर सरकार में आएंगे और हम इस चीज को हटा देंगे, हम सिर्फ मुसलमानों को फिर सरकारी नौकरी देंगे। कुछ दिनों की दिक्कत होगी हम मुसलमानों को, लेकिन हम फिर दोबारा जब आएंगे तो हम इस नियम को ही हटा देंगे। तो हमें सरकारी नौकरी अभी नहीं चाहिए, हम 20 साल बाद ले लेंगे, अपने आप ले लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो आगे तो खाने के लिए तो जो जमीन है, जो खेती हो रही है, वो तो ये कम उनके होती जा दिमाग रही में नहीं है। भाई साहब, ये उनके दिमाग में नहीं।